नमस्कार, मैं मुकेश कुमारी, व्याख्याता यानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है महर्षि अरविंद घोष का शैक्षिक दर्शन। महर्षि अरविंद घोष ने भारतीय शिक्षा चिंतन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए भी दैवीय शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ये दैवीय शक्तियाँ एक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त हो सकती हैं। अरविंद जी कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वह अपने मानस को अति मानव में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन वह अति मानव को शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि आज का हमारा जो बालक है या जो विद्यार्थी है वह भौतिकता में अत्यधिक लीन हो चुका है। वह हमारी प्राचीन परंपराओं, प्राचीन सभ्यताओं और प्राचीन संस्कृति को भूलता जा रहा है और भौतिकतावाद की तरफ अधिक अग्रसर हो रहा है। अतः इस भौतिकतावादी को समाप्त करने के लिए वो कहता है कि वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी परिवर्तन होना चाहिए और शिक्षा में परिवर्तन के द्वारा ही बालक में एक धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर बालक को अग्रसर किया जा सकता है। इस प्रकार उनके विचारों से प्रभावित होकर वी.आर. तनेजा जी ने भी कहा है कि घोष का जो शिक्षा दर्शन है वह लक्ष्यों के द्वारा आदर्शवादी है और क्रिया के द्वारा वह प्रयोजनवादी है और उपागम के द्वारा वह यथार्थवादी है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि घोष का जो शिक्षा दर्शन है उसी के अनुसार हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार अरविंद घोष ने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। उनके अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास। घोष जी कहते हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह बालक का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए। सर्वांगीण विकास से अरविंद घोष का मतलब है कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाना चाहिए। जब तक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास उचित प्रकार से नहीं होगा, बालक अपने मानव को अति मानव में नहीं बदल सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है ताकि वह दैवीय शक्ति को प्राप्त कर सके। दूसरा है आत्म तत्व की शिक्षा। घोष जी कहते हैं कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वह आत्मा और परमात्मा में लीन हो सके। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य ये है कि बालक एक भौतिकतावादी जो जीवन है उससे वह दूर हो सके और और समाज के अंदर अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। तो वो कहते हैं कि शिक्षा देना केवल एक सूचनाओं को एकत्रित करना ही नहीं है, बल्कि बालक का इस प्रकार से विकास किया जाना चाहिए ताकि वह समाज में रहकर अपना उचित प्रकार से जीवन व्यतीत कर सके और वह भौतिकतावाद से का सामना आसानी से कर सके। तीसरा है राष्ट्रीयता की शिक्षा। घोष जी कहते हैं कि हमारा जो बालक है वो राष्ट्रीयता में अपना विकास किस प्रकार से उचित रूप से दे सकता है वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि राष्ट्र में वह अपना योगदान तभी देगा जब उसको हम एक अच्छी शिक्षा बालक को हम देंगे, तभी वह राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दे सकता है। क्योंकि बालक भूतकाल के विषय में तो आस्था रखता है, लेकिन वह विकसित भारत के लिए उसके दिल में इतनी आस्था नहीं होती है। तो कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति बालक के मन में आस्था उत्पन्न करने के लिए हमें बालक को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। आगे है सामंजस्य की शिक्षा। अरविंद घोष जो है वो विरोधी तत्वों को देखते हुए वो कहते हैं कि उनमें भी हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वो वर्तमान समय में जितने भी विरोधी तत्व हैं उन विरोधी तत्वों पर वो विचार करते हुए कहते हैं कि हम भक्ति और कर्म में समन्वय स्थापित कर सकते हैं, निर्गुण और सगुण में हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, हम द्वैत व अद्वैत में भी समन्वय स्थापित कर सकते हैं और वह जो समन्वय हम स्थापित कर सकते हैं वह केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से घोष जी का शिक्षा देने का उद्देश्य ये है कि हम बालक को इस प्रकार से शिक्षा दें कि बालक जो सौंदर्यानुभूति की प्राप्ति कर सके। और अरविंद घोष जो शिक्षा देने चाहते हैं वो सत्य, शिव और सुंदरम पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि जब बालक एक समाज में अपना संपूर्ण रूप से या राष्ट्र में अपना संपूर्ण रूप से योगदान तभी दे सकता है वो जब उसको जो दी जाने वाली जो शिक्षा है वो हम उचित प्रकार से बालक को प्रदान करें। क्योंकि वर्तमान समय का जो बालक है वो भौतिकतावाद में अधिक उलझा हुआ है और इस भौतिकतावाद को दूर करने के लिए हमें बालक को एक उचित और अच्छी शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है।
इसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ घोष जी ने पाठ्यक्रम पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि बालक की उसमें रुचि उत्पन्न हो और वह बालक के जीवन में उपयोग आ सके। इस प्रकार उन्होंने पाठ्यक्रम के कुछ बिंदु बताए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्र की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि छात्र उसमें मन लगाकर उसका अध्ययन कर सके, क्योंकि बिना रुचि के छात्र किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है उनका भौतिक और आध्यात्मिक। वो कहते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम भौतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब बालक विद्यालय से निकलकर समाज में जाता है तो समाज में उसे अनेक प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा विश्व ज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। ये कहते हैं कि बालक संसार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है या हमारा जो विश्व या हमारा जो राष्ट्र है उसमें अपना योगदान तभी दे सकता है जब उसकी उसमें रुचि होगी। यदि उसमें बालक की रुचि नहीं है तो वह अपना सर्वांगीण विकास उसमें नहीं दे सकता है। यदि बालक अपना सहयोग देना चाहेगा तो सबसे पहले बालक को वह ज्ञान प्राप्त करना होगा जिससे कि वह अपना संपूर्ण योगदान उसमें दे सके। इस प्रकार उन्होंने अगला पॉइंट बताया 3 स्तर पर पाठ्यक्रम का ज्ञान। अरविंद जी कहते हैं कि बालक को 3 स्तर पर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने पहला बताया कि प्राथमिक स्तर पर बालक को ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसके बाद में माध्यमिक स्तर पर बालक को ज्ञान दिया जाना चाहिए और तीसरा उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय स्तर पर बालक को ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा जीवन क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम। अरविंद घोष जी कहते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो जीवन की उपयोगी क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में रहकर तो बालक अपना संपूर्ण विकास कर लेता है और लेकिन जैसे ही वो विद्यालय से निकलकर संसार के अंदर जाता है, संसार में उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः समाज में जितनी भी समस्याएं हैं या समाज में के लिए जितने भी सुझाव है वो बालक को विद्यालय के अंदर ही दिए जाने चाहिए। वो कहते हैं कि बालक इन समस्याओं का समाधान यदि विद्यालय से सीखकर ही जाता है तो समाज में जाकर बालक को इन सारी समस्याओं का सामना करने में कोई परेशानी नहीं आती है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी हमारा विद्यार्थी के अनुसार ही होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसमें अपने आप को संपूर्ण रूप से उसको ग्रहण कर सके ताकि उसको आने वाले समय में उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अरविंद घोष जी पाठ्यक्रम के बाद में बात करते हैं शिक्षण विधियों की। उनके अनुसार शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक को उचित प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जा सके। वो ये कहते हैं कि बालक को पाठ्य पुस्तक से जो ज्ञान दिया जाता है वह स्थायी ज्ञान नहीं होता है, बल्कि पाठ्य पुस्तक तो सहायक के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बालक को जो ज्ञान दिया जाता है वह व्याख्यान, उपदेश, प्रवचन आदि के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शिक्षण की विभिन्न विधियाँ बताई हैं। उनके अनुसार स्वानुभव के द्वारा सीखना। घोष जी कहते हैं कि बालक अपने प्रयत्न के द्वारा अधिक से अधिक सीखता है और अपने प्रयत्न के द्वारा बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान होता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि बालक को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो स्वानुभव द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ बालक का स्थायी ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात करते हैं रुचि के अनुसार शिक्षा। ये कहते हैं कि बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस ज्ञान को बालक ग्रहण कर रहा है यदि उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए बालक की उसमें रुचि नहीं है तो उस ज्ञान को वह बालक ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि बालक की जिसमें रुचि होती है वही ज्ञान बालक को दिया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी ज्ञान को बालक के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। तीसरा है करके सीखना। ये कहते हैं कि जब तक जो कार्य हम करते हैं, किसी कार्य को करके जब हम सीखते हैं तो उसमें हमारी सारी जो इंद्रियां होती हैं वो क्रियाशील होती हैं और वह उस ज्ञान को हम जल्दी तो प्राप्त कर लेते हैं और वह जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान हमारा स्थायी भी होता है। इसलिए ये कहते हैं कि बालक को जो ज्ञान करवाया जाता है वह बालक को क्रिया के द्वारा करवाया जाना चाहिए, क्योंकि क्रिया के द्वारा जो ज्ञान बालक को दिया जाता है उस ज्ञान को बालक
रुचि के अनुसार तो सीखता है और उस रुचि के अनुसार तो उस ज्ञान को बालक प्राप्त करता ही है और वह ज्ञान उस बालक के लिए स्थायी भी हो जाता है और उससे उसका अनुभव भी बढ़ता है। तीसरा है मातृभाषा द्वारा शिक्षा। अरविंद घोष जी कहते हैं कि बालक सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा में ही सीखता है और मातृभाषा में जो चीज़ बालक सीखता है वह जल्दी से जल्दी उस चीज़ को वह ग्रहण कर लेता है। इसलिए बालक को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो जब तक हो सके तो बालक को मातृभाषा के द्वारा ही वह ज्ञान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में जो ज्ञान बालक को प्राप्त होता है वह उसकी कल्पना शक्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार से घोष जी ने कहा है कि हमारी जो शिक्षण विधियां भी हैं उनमें भी उन शिक्षण विधियों के द्वारा भी हम बालक को अच्छी प्रकार से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और शिक्षण विधियों में भी विधियां भी हमारी बालक के अनुसार ही होनी चाहिए और पाठ्यक्रम भी हमारा बालक के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि बालक को समाज के अंदर तभी हम स्थायी रूप से समाज के अनुसार ढाल सकते हैं जब उसको हम स्थायी रूप से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।